नमस्कार। ज्ञान और तथ्यों पर आधारित इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 मई 2026 का दिन है और आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में बेहद खास अहमियत रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम भारत के सबसे महान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिन्हें हम एक सच्चा पॉलीमैथ कह सकते हैं, उनकी 165वीं जयंती मना रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने साहित्य, संगीत, शिक्षा और कला लगभग हर क्षेत्र में एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जो आज भी पूरी दुनिया को राह दिखा रही है। चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या आप उस शख्स का नाम बता सकते हैं जिसने एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग देशों का राष्ट्रगान लिखा हो? दुनिया के पूरे इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। जरा सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। वो महान विभूति कोई और नहीं बल्कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, जिन्हें पूरी दुनिया रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानती है। भारत का जनगणमन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, ये दोनों ही उनकी अमर रचनाएं हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ राष्ट्रगान तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। आज हम उनकी जिंदगी की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या था जिसने उन्हें सही मायनों में एक पुनर्जागरण पुरुष या रेनेसा मैन बना दिया। आज के इस सफर में हम उनके जीवन के 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। हम उनके बचपन के विद्रोह से लेकर साहित्य में उनके नोबेल पुरस्कार, शांति निकेतन की उनकी बिल्कुल नई सोच, उनके बेजोड़ रविंद्र संगीत और आखिर में उनकी चित्रकला के सफर को समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, उनका बचपन और शिक्षा को लेकर उनका विद्रोह। साल 1861 कोलकाता का बेहद संपन्न और सांस्कृतिक रूप से मशहूर जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी परिवार, यहीं टैगोर का जन्म हुआ। बचपन में ही अपनी मां को खो देने की वजह से उनका पालन पोषण मुख्य रूप से घर के नौकरों ने किया। अब सबसे हैरानी की बात बताऊं, जो इंसान आगे चलकर दुनिया का इतना बड़ा शिक्षाविद बना, उसे खुद स्कूल की 4 दीवारों के अंदर बैठकर पढ़ने से सख्त नफरत थी। उन्हें लगता था कि असली शिक्षा तो प्रकृति के बीच है। 1873 में जब वो अपने पिता महर्षि देवेंद्रनाथ के साथ हिमालय और डलहौजी की यात्रा पर गए, तो वो ट्रिप उनकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। वहां उन्होंने खुले आसमान के नीचे खगोल विज्ञान से लेकर संस्कृत तक का बड़ी गहराई से अध्ययन किया। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जो उनके साहित्य और नोबेल पुरस्कार से जुड़ा है। आपको जानकर शायद अचरज हो कि गुरुदेव ने अपनी पहली कविता महज 8 साल की उम्र में लिख दी थी और 16 साल के होते होते उनकी पहली लघु कथा भी आ गई थी। उनकी साहित्यिक गहराई का असली अंदाजा उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि की इन शुरुआती पंक्तियों से लगाया जा सकता है, जो कहते हैं, आपने मुझे असीम बना दिया है, यही आपकी प्रसन्नता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई इन खूबसूरत कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने खुद ही किया था और इसी अनुवाद ने रातों रात पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। और फिर आया साल 1913। ये कोई मामूली साल नहीं है। इतिहास के पन्नों में ये सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसी साल रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने। ये वो पल था जिसने भारतीय साहित्य को दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊंचे मुकाम पर ला खड़ा किया। वैसे इस पुरस्कार के मिलने का किस्सा बड़ा ही मजेदार है। हुआ यूं कि जब ये खबर आई, उस वक्त वे शांति निकेतन के पास एक जंगल में थे। डाक विभाग का एक कर्मचारी दौड़ते हुए उन्हें टेलीग्राम देने आया। टैगोर ने उस तार को अपनी जेब में ये सोचकर रख लिया कि शायद ये कोई आम सा संदेश है या फिर इसमें टाइपिंग की कोई गलती है। मतलब जरा सोचिए। बाद में जब उनके साथ मौजूद एक अंग्रेज मेहमान ने जोर दिया, तब जाकर उन्होंने उसे खोला और पढ़ा। तब उन्हें अपनी इस ऐतिहासिक जीत का पता चला। ये वाकया उनकी सादगी का कितना बड़ा सबूत है ना? चलिए अब तीसरे पड़ाव की बात करते हैं, शांति निकेतन और शिक्षा को लेकर उनकी एक बिल्कुल नई सोच। याद है हमने अभी बात की थी कि उन्हें औपचारिक शिक्षा और स्कूल से कितनी नफरत थी। उसी बचपन की नफरत ने एक बहुत ही खूबसूरत सोच को जन्म दिया। उस समय की ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, जो सिर्फ रटने, सख्त अनुशासन और घुटन भरे बंद कमरों तक सीमित थी, उसके ठीक विपरीत टैगोर ने एक नया विजन रखा। उनका सपना था खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छांव में सीखना, जहां बच्चों को अपनी रचनात्मकता को उड़ान देने की पूरी आज़ादी हो। इसी कमाल की सोच के साथ उन्होंने 1901 में शांति निकेतन यानी शांति के निवास की नींव रखी।
और फिर 1921 में इसी शांति निकेतन का विस्तार हुआ और ये बन गया विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसके नाम का अर्थ ही है जहां पूरी दुनिया एक ही घोंसले में अपना घर बनाती है। टैगोर संकीर्ण राष्ट्रवाद के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि इंसानियत, मानवता और वैश्विक सद्भाव दुनिया की इन सरहदों से कहीं ऊपर हैं। उनका ये यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का विचार आज की इस बटी हुई दुनिया में भी एकदम सटीक बैठता है। हमारा चौथा पड़ाव उनके उस संगीत से जुड़ा है जो आज भी हर भारतीय की आत्मा में बसता है, राष्ट्रगान और रविंद्र संगीत। स्क्रीन पर दिख रहे उस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 2230। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन गीतों की विशाल संख्या है जिन्हें अकेले गुरुदेव ने रचा था। आज दुनिया इसे रविंद्र संगीत के नाम से जानती है। एक ही व्यक्ति द्वारा इतने सारे और इतने अर्थपूर्ण गीतों की रचना करना सच में ये मानवीय क्षमता का एक चमत्कार है। और ये रविंद्र संगीत सिर्फ एक साधारण विधा नहीं है। टैगोर ने इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक ताल, पश्चिमी धुनों और बंगाल के पारंपरिक लोक संगीत का एक ऐसा गजब का मिश्रण तैयार किया जिसने हर एक जज्बात को आवाज दे दी, चाहे वो प्रकृति की खूबसूरती हो, ईश्वर की भक्ति हो या प्रेम हो। ये संगीत आगे चलकर बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का सबसे मजबूत हिस्सा बन गया। इसी संगीत के सफर से निकला हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। 1911 में इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। फिर 1912 में ये भारत भाग्य विधाता के नाम से पब्लिश हुआ। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर हैम्बर्ग सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने इसे जर्मनी में पहली बार बजाया था और आखिरकार 1950 में इसे आज़ाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में हमेशा के लिए अपना लिया गया। एक साधारण सी ब्रह्म प्रार्थना से लेकर पूरे राष्ट्र की आवाज़ बनने का ये सफ़र रोंगटे खड़े कर देता है। अब हम आ पहुंचे हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, उनका चित्रकला का सफ़र और उनकी विश्व धरोहर। ये बात शायद आपको हैरान कर दे कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जब वो 60 साल की उम्र पार कर चुके थे, तब उन्होंने अपनी पांडुलिपियों में शब्दों की कांट-छांट को आकृतियों में बदलना शुरू किया और यही आकृतियां धीरे-धीरे पूरी तरह से पेंटिंग्स में बदल गईं। कला की इस शैली को कंटेक्सचुअल मॉडर्निज्म कहा गया क्योंकि ये उनके जीवन के अनुभवों से गहराई से जुड़ी थी। सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने पेंटिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, फिर भी उनकी कला में मानवीय संवेदनाओं का जो कच्चा और सच्चा रूप दिखता है, उसने आधुनिक भारतीय कला को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। और सिर्फ कला या कविता ही नहीं, आज भी दुनिया भर के शोधकर्ता उनकी लघु कथाओं का गहन अध्ययन कर रहे हैं। द पोस्टमास्टर जैसी उनकी कहानियों में उन्होंने जिस तरह समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ उठाई और सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया, वो भी बिना कोई सीधा उपदेश दिए, वो बात उन्हें एक महान समाज सुधारक भी बनाती है। तो आज के इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस तेज रफ्तार और बंटी हुई दुनिया में हम टैगोर के उस विश्व मानवतावाद और उनकी आनंदमयी रचनात्मकता को अपने जीवन में वापस कैसे ला सकते हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे हम सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद कर दें। वो एक जीती जागती विचारधारा है जो हमें आज भी सरहदों से परे जाकर इंसानियत के बारे में सोचना सिखाती है। इसी विचार और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।